चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 2। अकाउंटेंसी जो कि एक पार्ट है, जो कि एक मेन पार्ट है ईपीएफओ के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, एपीएफसी व ईओ के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि अकाउंट्स के लिए यूज़ होते हैं, या अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज लेजर बनाने के लिए, या बैलेंस ऑफ सॉरी या फिर अकाउंट्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पेपर में आने लायक नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं, उनको कंसेप्ट भी बोला जाता है और कन्वेंशंस भी बोला जाता है, पोस्टुलेट भी बोला जाता है, अजम्पशन भी बोला जाता है, मॉडिफाइंग भी, ठीक है। इसको पढ़ते चलेंगे। ये सारा जो कंटेंट है वो है एनसीईआरटी का, ठीक है। एनसीईआरटी का आप सीधा एनसीईआरटी की वेबसाइट से किसी भी बुक को, एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, या इसको किसी भी फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप नोट्स भी बना सकते हैं जैसे मैंने बनाए हैं ये, ठीक है। और आप सीधा एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी इसमें मगडअप डेटा है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी रहे, जो भी हम अकाउंट्स में काम करते हैं, कंसिस्टेंसी रहे। थोड़ा फास्ट चलेगा बिकॉज टाइम बहुत कम रह गया एग्जाम में, और ये लेक्चर काफ़ी डिले हो गए, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे। अब देखो यूनिफॉर्मिटी कैसे रहेगी, सिंपल बात है, हमने कंपैरिजन करना है। मान लो एक कंपनी की स्टेटमेंट से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूसरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो यूनिफॉर्मिटी होगी अगर मेथड्स में, तभी ये काम तभी जो है वो स्टेटमेंट जो है वो काम की होगी। कंसिस्टेंसी मींस हर साल या पीरियडिकली, जो भी पीरियडिसिटी पीरियड रखा जाए, लाइक वीकली रखा जाए, मंथली रखा जाए, फोर्टनाइटली रखा जाए, ठीक है, वो सेम रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। ये प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं, जो मर्जी बोल लो इन्हें, कंसेप्ट्स बोल लो, कन्वेंशन बोल लो, पोस्टुलेट बोल लो, असम्पशन बोल लो, मॉडिफाइंग बोल लो, कुछ भी बोला जा सकता है इन्हें, ठीक है। वैसे इन्हें बोला जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, दो चार चीजें हैं जो मैटर करती हैं, वो अभी आगे आ जाएंगी, ठीक है। द टर्म प्रिंसिपल हैज डिफाइंड एज एआईसीपीए, ठीक है, ए जनरल लॉ और रूल अडोप्टेड, ठीक है, और प्रोफेस्ड एज ए गाइड टू एक्शन सेटल ग्राउंड ऑन बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। द वर्ड जनरली मीन्स इन जनरल मैनर pertaining to many persons और केस और ओकेजन्स। सिंपल चीजें हैं, कुछ नहीं है, कुछ काम का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल इज टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये कह रहा है एग्जाम्पल कि हम किसी भी चीज को अगर रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, बुक वैल्यू या हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, जिस मूल्य पे हमने किसी चीज को खरीदा है। लाइक आज हमने 1 करोड़ की अगर कोई बिल्डिंग खरीदी है, वो एक तरह की एसेट होती है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हमने उसके 1 करोड़ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। हम उसमें हम उसका जो सालाना जो पैसे की वैल्यू के अकॉर्डिंग या इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जस्ट कि जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऐसा हो सकता है, तो ये एक प्रिंसिपल का ही पार्ट है, ठीक है। विच इज वेरीफाइबल फ्रॉम द डॉक्यूमेंट सच एज कैश रिसीट फॉर द मनी पेड। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग मेक्स द अकाउंटिंग स्टेटमेंट मोर एक्सेप्टेबल टू वेरियस यूजर। सिंपल है, वेरियस यूजर्स के लिए अपने आप वो कंपैरिजन कर पाएगा, ठीक है। अगर जनरली प्रिंसिपल के हिसाब से ही सभी स्टेटमेंट्स बनी होंगी, तो यूजर जो होगा, जो भी यूजर होगा, वो अदर स्टेटमेंट्स के साथ उसका कंपैरिजन कर पाएगा, ठीक है, या प्रीवियस पीरियड के साथ कर पाएगा। जैसे कि हम मान लें हर 1 साल बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो वो पिछले साल से कंपैरिजन होगा। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, हम मंथ के पहले मंथली बना रहे थे, फिर हमने ईयरली बनानी स्टार्ट कर दी, तो वो कंपैरिजन नहीं होती। तो इसलिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल्स होते हैं और इसके बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है। अब देखो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, ये वही बात है, अभी मैंने क्या बोला कि जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, वो कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं और कन्वेंशंस भी हो सकते हैं। तो कहते हैं कि कंसेप्ट्स है क्या क्या, ठीक है। तो कंसेप्ट्स जो फॉलो होने चाहिए, और इसके बाद एक और चीज आती है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या है, फिक्स होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। लाइक जैसे हमारे यहाँ जो है इनकम टैक्स जो यूज करता है, वो फाइनेंशियल ईयर यूज करता है। इनकम टैक्स कैलकुलेशंस के लिए जो भी यूज होता है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। और अगर स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए, तो जितनी भी रिपोर्ट्स होती है कंपनीज की, वो क्या होती है, क्वार्टरली होती है, क्वार्टरली होती है, ठीक है, क्वार्टरली होती है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। और है कि एक ये है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। भाई बिजनेस जो है वो अपने आप में क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आप वर्ड सुनिएगा, बॉडी कॉर्पोरेट है, और उस वो ओनर से क्या है, एक डिफरेंट एंटिटी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वही बता दिया कि हर साल हर 10 साल
या हर क्वार्टर में कंसिस्टेंटली सेम नेचर की रिपोर्ट्स जनरेट करनी। कंजर्वेटिज्म, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है, ठीक है। हर साल हर बार क्वेश्चन आता है जब भी कोई भी अकाउंट का एग्जाम होगा। इवन एक डब्ल्यू का एग्जाम होता है सीजीएल में भी, उसमें भी कंजर्वेटिज्म पे 2 या 3 क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या होता है कि हमने ये सोच रखनी है कि हमारा तो अगर किसी चीज में नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, तो हमने यही मान के चलना है कि नुकसान होगा, ठीक है। आपको एकदम देसी लैंग्वेज में मैंने बता दिया, आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में मैंने बता दिया कि हमने ये मान के चलना है कि हमको नुकसान ही होगा। ये प्रूडेंस बोलते हैं इसे। प्रूडेंस मतलब समझदारी। समझदारी इसी में है कि अगर मान लेते हैं कोई जैसे कि मान लेते हैं हमने किसी को उधार दिया, ठीक है, उसके आने के चांसेस अगर कम है, ठीक है, बट है भी, बट कम है थोड़े, तो हम उसको क्या मानेंगे, हम उसको मान लेंगे कि वो जो है वो बैड डेट हो गया, वो पैसा नहीं आएगा। कंजर्वेटिज्म, ठीक है। अभी आगे आता जाएगा तो आपको एक्सप्लेन होती जाएंगी चीजें, ठीक है। कोस्ट, कोस्ट सबको पता है, ठीक है। अब आता है डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी। डुअल एस्पेक्ट मतलब हम जो करते हैं ना, हम कोई भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, अगर वो डेबिट ट्रांजैक्शन एक तरफ इंपैक्ट करता है तो एक तरफ क्रेडिट को भी इंपैक्ट करता है। जैसे कि बैंक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट होती है। अगर बैंक स्टेटमेंट छोड़िए, वैसे अगर जनरली देखोगे तो 2 अकाउंट को करता है। हम डुअल नेचर की एंट्रीज करते हैं, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। डुअल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अभी अच्छा हाँ, नीचे दिए भी हुए हैं, ये पढ़ते चलेंगे। बिजनेस एंटिटीज क्या होता है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी, द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी assumes that the business has distinct and the separate entity from its owner। मैं बता चुका हूं आपको। और कहते हैं when a person brings in some money as capital into his business in accounting record, it is treated as liability of the business to the owner। सिंपल बात है। बिजनेस एंटिटी, ये जो दूसरा वाला, जो सेकंड वाला है, उसके बारे में डिटेल दे चुके हैं। मैं आपको पहले ब्रीफ बता रहा था, पर मैंने सोचा कि पढ़ के बता देते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। ये अंडरलाइन हो रखे है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि बिजनेस एंटिटी जो है वो क्या होती है। बिजनेस जो है वो हमेशा डिस्टिंक्ट होता है, किससे, ओनर से डिस्टिंक्ट होता है। अगर मान लो ओनर कोई अमाउंट डालता है, कोई कैपिटल डालता है बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के लिए क्या है, वो लाइबिलिटी काउंट होगी, ठीक है। बिजनेस के ऊपर वो कर्जा है, वो उसे ओनर को वापस देना है। सिमिलरली व्हेन द ओनर विड्रॉस, अगर ओनर कोई सामान निकाल लेता है, बिजनेस में से कुछ पैसा निकाल लेता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की डेफिनेशन आ चुकी है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब पैसा निकालना। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट, नॉट फॉर दैट ऑफ द ओनर। देखो सिंपल बात है, हम अगर बिजनेस एंट्रीज करेंगे, हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो हम ओनर का ख्याल उसमें नहीं रखेंगे, हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बिजनेस। सिंपल वही है। अब आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट था, इसमें सारे आ जाएंगे, ये एम, ठीक है, सॉरी, हाँ, ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है, ये सिंपल है। कंसेप्ट ऑफ द मनी मेजरमेंट स्टेट दैट द ओनली दोस ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल बात है, मनी वेल ट्रांजेक्शन आएंगी, अदर नहीं आएंगी। जैसे कि मान लेते हैं किसी कोई रेपुटेशन है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर मान लो 10 एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले गए, 10 एम्प्लॉइज छोड़ के चले गए, या 25 किसी ने रख लिए, तो वो जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं शो किए जा सकते। तो अकाउंट्स के अंदर सिर्फ क्या आती है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आते हैं, ठीक है। ये आपके काम का जो है मैं वो बता रहा हूँ। द मनी मेजरमेंट अजम्पशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिटेशन नहीं है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, इसकी भी लिमिटेशन है। कहता है कि अगर लेवल ऑफ प्राइस लेवल चेंज होता है, यानी कि इन्फ्लेशन आता है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि मनी मेजर कंसेप्ट में है नहीं, वो भी है, ठीक है। अब आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या होता है, अब देखो ये जी पे लिखा होगा आपको ऊपर, गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मान लो आप 31 मार्च खत्म हुआ, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, आप 1 अप्रैल को बैठे हो, तो आप जो अकाउंटिंग करते हो ना 31 मार्च तक के लिए, आप ये सोच के करते हो कि जो बिजनेस है विल कैरी आउट द ऑपरेशंस, ठीक है। मतलब ये चलता रहेगा बिजनेस, ये बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। मतलब यही सोच के रखते हो आप, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो कि ये बिजनेस चलता रहेगा। द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम्स दैट ए बिजनेस फ्री फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली, ठीक है। हम यही मान के चलते हैं, हम ये नहीं मानते कि अगले साल वो बंद हो जाएगा, ठीक है। फेयरली लॉन्ग पीरियड के लिए वो क्या क्या करेगा, वो चलता रहेगा, फोर्सिएबल फ्यूचर में चलता ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और होती है, आपने अभी पढ़ी थी अपनों ने करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स।
या लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होती हैं? वो होती हैं जो अगले 12 मंथ्स में क्या हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, ठीक है। और नॉन करंट्स क्या होती हैं? जैसे कि फिक्स असेट्स होती हैं नॉन करंट, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं नॉन करंट। तो नॉन करंट क्या होती हैं? जो अगले 12 मंथ में क्या नहीं होंगी, 12 मंथ के अंदर क्या नहीं होंगी, सेटल नहीं होंगी। तो अगर कोई गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं करता तो सिंपल बात है, वो उनको बाइफरकेट नहीं कर पाएगा करंट और नॉन करंट को। उसको सारी क्या मारनी बनेगी, करंट ही माननी पड़ेगी कि वो सब कुछ लिक्विडेट होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अभी मैंने बोला कि पीरियड तो कोई ना कोई होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड रिफर टू द स्पान ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेज आर प्रिपेयर्ड। वो फाइनेंशियल, सिंपल बात है, कोई भी टाइम पीरियड क्या क्या हो सकता है। इनकम टैक्स क्या करता है, एनुअली प्रिपेयर करता है रिपोर्ट्स को। स्टॉक में क्या होती है, क्वार्टरली प्रिपेयर होती है। फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होती है इसमें, ठीक है। कोई भी रेगुलर इंटरवल हो सकता है, तो अकाउंटिंग पीरियड का कंसेप्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोस्ट कंसेप्ट। ये अच्छा कंसेप्ट है। द कोस्ट कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एट देयर परचेज प्राइस which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the asset ready to use। मान लो हमने कोई एसेट खरीदी, ठीक है, उसे जो है जिस रेट पे खरीदा है, जब तक ऐसा नहीं है कि हमने आज 2500 रुपये की मशीन खरीद ली बस वही उसकी कॉस्ट है, नहीं। मान लेते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन से हमने 500 रुपये और लगाया और उसको घर ले गए, फिर उसको 200 रुपये इंस्टॉल करवाने के लगवाए, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट जो पड़ेगी वो 3200 पड़ेगी। जब तक वो रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती ना, रेडी टू यूज़ नहीं हो जाती, तब तक वो कॉस्ट में ही काउंट होएगा, ठीक है। और उसको उसी प्राइस पे क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। अब देखो, द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट हिस्टोरिकल इन नेचर, मैं वो पीछे बता चुका हूँ। विच हैज़ बीन पेड ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन एंड डज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। वो ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई, आज वो 5 करोड़ की ली थी 10 करोड़ की होगी तो उसको चेंज कर दोगे, नहीं। जिस अकाउंट में आया हिस्टोरिकल कॉस्ट ही होगी, उसकी बुक वैल्यू ही होगी, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इट डज नॉट शो ट्रुथ। अब देखो, ये जो है वो एक लिमिटेशन होगी एक तरह से। क्या होता है, जैसे मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, वो 1 करोड़ की थी, ठीक है। वो किसी तरीके से 5 साल बाद जो है वो 5 करोड़ की हो जाती है, ठीक है। लेकिन मेरी पुरानी थी तो मेरी 2 करोड़ की तो है ही। मैं सोचूंगा भी हाँ चलो डेप्रिसिएशन लगा के अगर 5 करोड़ की मिलती है 2 करोड़ की तो बिकी जाएगी। लेकिन मैंने 1 करोड़ में ली हुई है तो मैं 1 करोड़ में रिकॉर्ड करके रखूंगा, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन को या रियल टाइम वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करता अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट चलेंगे बट अच्छा हो रहा है, मज़ा आ रहा है। अब डुअल एस्पेक्ट क्या होता है? डुअल एस्पेक्ट इन फाउंडेशन और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स द वेरी बेसिस ऑफ द recording business transactions into the book of accounts. This concept states that every transaction has a dual nature, twofold effect, or therefore be recorded at two places. ये अब जनरल एंट्री करोगे आप समझ जाओगे। अगर वो क्रेडिट साइड आ रहा है तो कहीं ना कहीं पे वो डेबिट साइड भी आएगा, ठीक है। जनरल एंट्रीज करोगे समझ जाओगे। अब देखो, द डुअलिटी प्रिंसिपल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ। अब देखो ये कैसे होता है, ये क्या होता है, कहते हैं कि जो, अब देखो ये थोड़ा सा ना टेक्निकल पार्ट आ गया अकाउंट्स का। और ये एक इक्वेशन है और 2 कंसेप्ट हो रहा है, मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। और एक आएगा कंसेप्ट मतलब नॉर्मल कंसेप्ट, जो कि मतलब नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इन चीज़ों से मिला के जो जनरल एंट्रीज हैं वो आराम से पूरी की जा सकती हैं, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बिजनेस में जो असेट्स है ना, उसको बोल दो आप ए, वो जो है हमेशा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के सम के इक्वल ही रहता है हमेशा, ठीक है। जब आप एंट्रीज करते हो, इसको आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, बहुत डिटेल में आएगा, ये मजा आएगा करने में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। इन अदर वर्ड्स, द इक्वेशन स्टेट्स दैट असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ द ओनर, क्लेम ऑफ द ओनर्स एंड द आउटसाइडर्स। द क्लेम ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी ऑफ ओनर्स, इट्स टर्म्ड एज कैपिटल या ओनर्स इक्विटी एंड दैट ऑफ आउटसाइडर एज लाइबिलिटी। अब देखो मैं आपको एक सिंपल समझाता हूँ कि असेट्स ना, वो ये कह रहा है कि लाइबिलिटी के इक्वल रहेगा। कैसे, देखो ये कहता है कि लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रहेगा। वो कैसे, मान लेते हैं किसी ने कुछ इन्वेस्टमेंट करी कि एक ओनर है, उसने इन्वेस्टमेंट करी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये एक बिजनेस में डाल दिए, तो एसेट जनरेट होगी कितने की, 10,000 रुपये की। इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो एसेट जनरेट हो गई 10,000 रुपये की, ठीक है। लेकिन ये बिजनेस भी क्या है, एक तरह से बिजनेस में एक तरह की लाइबिलिटी है, कर्जा हो गया है, तो ये लाइबिलिटी भी साथ के साथ जनरेट होगी 10,000, ठीक है। तो ये देखो 10,000 इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया इसके बाद का कंसेप्ट अपने अगले लेक्चर में पढ़े तो ही अच्छा रहेगा, वैसे मैं जनरल बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं
इसमें कैपिटल अभी कैपिटल क्या है, 0 है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीदी, किसी ने कैश देकर बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। तो ये बिल्डिंग क्या होगी, एक तरह की असेट ही होगी, ए साइड में आएगी। मान लेते हैं उसने 1000 रुपये की कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है। तो अगर उसने कोई बिल्डिंग खरीदी 1000 रुपये की, ठीक है, तो वो उसकी पेमेंट कहाँ से करता है, मान लेते हैं वो कोई लोन लेके पेमेंट करता है, मान लेते हैं कोई लोन लेके पेमेंट करता है। तो लोन क्या है, एक तरह की लाइबिलिटी है, ठीक है, 1000 रुपये ये लाइबिलिटी होगी। तो अब भी अगर आप सम करोगे तो इधर हो गया 11000 और इधर भी क्या हो गया, 11000 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। उसमें अपने पास स्पेस रहेगा, मैं कुछ इस तरह से टेबल्स बना के रखूंगा, ठीक है, तो आपको अच्छा काम आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपने याद करनी है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। हाँ, अब ये जो लिख रहा था ना उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर, इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन स्टेट्स द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम ऑफ ओनर। अब ओनर का क्लेम क्या है भाई, ये वाली जो लाइबिलिटी है ये जो है वो 1000 पे 10,000 पे मेरे को दे दो। एंड द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर वाला क्लेम कौन सा है, ये 1000 पे जो मैंने लिखा है ना, आउटसाइडर जिससे इसने सामान खरीदा है, अभी ये बिल्डिंग खरीदी है, ये 1000 पे ये आउटसाइडर को देने, ये मालिक को नहीं देने, ठीक है। तो सिंपल बात है, दो चीजों का सम हो गया हमेशा, किस किस का, क्लेम ऑफ द ओनर एंड द आउटसाइडर, ठीक है। अब आगे आ गया कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ द रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिक्वायर्स दैट द रेवेन्यू फॉर ए बिजनेस transaction should be included in the accounting review only when it is realized, ठीक है। Here arises two equations in mind, first in terms as revenue and the other when revenue is realized. Let us take first one. Revenue is the gross inflow of cash arising from the sale of goods and services by an enterprises and used by, and second used by others of the enterprise resources yielding interest, ठीक है। सेकेंडली रेवेन्यू इज अज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइज। अरे सिंपल कंसेप्ट सा मैं आपको देसी लैंग्वेज में बता देता हूँ, इतना जाना ज़्यादा की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने एक बुक बेची आज, ठीक है, मेरा बिजनेस था बुक्स का, मैंने बुक बेची, ठीक है। पैसे मुझे नहीं आए, उधार हो गई, ठीक है, तो वो क्रेडिट में चले गए, ठीक है। लेकिन मुझे अगले मंथ उसके पैसे मिल गए, कैश मिल गए। लेकिन उसको रियलाइज कब हुआ, रियलाइज यानी कि अकाउंट में पेमेंट आई तो अगले महीने, लेकिन मैं कब मानूंगा उस पेमेंट को, पिछले मंथ के ही में ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो यही है रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रिकॉग्नाइज तो रेवेन्यू जो है वो पिछले मंथ में ही हो गया था, ठीक है, सिंपल बात लिखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाते नहीं है। देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस of contractors। अब देखो, like construction work which take long time 2 to 3 years to complete, proportionate amount of revenue based on the part of the contract completed by end of the territory realized। इसमें क्या होता है भाई, देखो वैसे तो मैंने कह दिया कि आज मान लो आपने किसी जमीन का जमीन को बेच दिया और एक प्रॉमिस हो गया कि नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो मेरे को नेक्स्ट मंथ मिली, लेकिन मैंने बेचा कब, इसी मंथ बेचा ना, तो मैं इसी मंथ में उसको रियलाइज करूंगा। लेकिन कहते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्टर कोई सड़क बनाता है तो उसको ऐसे पैसा ऐसे नहीं काउंट किया जाता, उसको जो पेमेंट काउंट की जाती है ना, वो उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से की जाती है कि उसने कितने % जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो ये कह रहा है कि ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है, द कंसेप्ट ensures that the all expenses incurred to earn the revenue of a specific accounting period are recorded in the same period regardless। और ये सेम ही चीज है कि जब जो है वो रियलाइज हुआ, कहते हैं कि जब जो है एक्सपेंस इनकर्ड, ठीक है, अगर मान लो खर्च, अब मैं आपको सिंपल बताता हूं कि मैंने मान लेते हैं कोई चीज बेची है, ठीक है, कोई चीज बेची खरीदी है मान लेते हैं, ठीक है, कुछ मैंने गुड्स खरीदी हैं, ठीक है, गुड्स मैंने खरीद ली। अब गुड्स खरीद ली इस मंथ में, ठीक है, लेकिन मैं इस मंथ पैसे देने भूल गया, मार्च का महीना था मान लेते हैं, और मैं इस मंथ पैसे देने इसको भूल गया, मैंने उसको मई में जाके पैसे दिए, ठीक है, मई में जाके उसको पैसे दिए। तो वो क्या करेगा, मई की स्टेटमेंट में डालेगा उसे, या मई का प्रॉफिट मानेगा उसे जो उसे गुड्स पे हुआ है, नहीं, वो उसे मार्च में मानेगा और मार्च में ही वो रिकॉर्ड कर चुका होगा, ठीक है, मार्च में रिकॉर्ड वो कर चुका होगा। तो इसमें लिखा है द मैचिंग कंसेप्ट एंश्योर्स दैट ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड to earn the revenue of a specific accounting period are recorded in the same period regardless of when cash is paid or received। जब कैश मिला है या कैश आया है तब नहीं, जब वो इनकर हो गया था, ठीक है, इनकर हो गया था तभी। अब आता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखो भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, फुल फेयर एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, उसमें कुछ भी छिपाया हुआ नहीं होना चाहिए, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कुछ भी नहीं है ये। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट,
The accounting information provided by the financial statements would be useful in drawing conclusions regarding the working of an enterprise only when it allows comparison over a period of time as well as with the working of other enterprises. सिंपल है. अब मान लेते हैं एयरटेल है और जियो है, ठीक है. ये मंथली कर रही है कोई चीज़, ठीक है. ये ईयरली कर ली थी एकदम, सॉरी दोनों ईयरली कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल रहे थे. एकदम से एक कहता है आज से मैं मंथली निकालूंगा. तो ये ऐसा नहीं होता भाई. अगर उसका कंपैरिजन सही रखना है और सब कुछ सही रखना है तो वो कंसिस्टेंसी को वही को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. वर्किंग ऑफ अदर एंटरप्राइजेस के हिसाब से रहेगा. 10 बोथ इंटरफर्म एंड इंटर पीरियड कंपैरिजन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड. दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड practices followed by the enterprises are uniform and are consistent over the period of time. हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है. The comparison between the financial result of two enterprises would be meaningful only if same kind of accounting methods and policies are adopted. मैं बता चुका हूँ आपको सब कुछ. अब आ गया conservatism concept. The concept states that a concise approach should be adopted in ascertaining income so that profit of the prices are not overstated. मतलब समझाता हूँ आपको. द कंसेप्ट ऑफ द कंसेप्ट रिक्वायर दैट अ प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट रियलाइज बट ऑल लॉसेज. सिंपल बात है. लॉसेज को तो आप अभी मान लो और प्रॉफिट को तब तक मत मानना जब तक जेब में पैसे ना आ जाए. कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, समझदारी, ठीक है. प्रूडेंस, इसको बोलते हैं प्रूडेंस. सिंपल बात है. आज मैंने कोई अगर मुझे मान लो एक कोर्ट केस होता है, ठीक है. कोई कोर्ट केस होता है, उसमें मुझे लग रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए आ सकते हैं, ठीक है. 5 लाख रुपए आ सकते हैं, ठीक है. आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो मैं उसको प्रॉफिट में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है. लेकिन मुझे लग रहा है 5 लाख रुपए मेरे लग सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसको अभी रिकॉर्ड कर लूंगा कि हाँ नुकसान हो गया, ठीक है. तो यही है कंजर्वेटिज्म. अगर बातें सुनोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है. अब आता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट. ऑब्जेक्टिविटी सिंपल ये कहता है कि कोई भी जो है वो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए. सोर्स डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? वाउचर बोला जाता है, ठीक है. अगले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है. अब होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग डुअल एंट्री सिस्टम है, पता है सबको. सिंगल एंट्री सिस्टम हम फॉलो नहीं करते. डुअल एंट्री सिस्टम क्या होता है? अगर कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो कहीं ना कहीं डेबिट भी हो रही होगी, सेम ट्रांजेक्शन सेम रुपीज़ में. और द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग्स. अब क्या होता है देखो, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है. मैं ऊपर आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ. हाँ, ये जो कंसेप्ट थे ना, एक क्वेश्चन आया था पिछली बार. हाँ, ये तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल थे. अगर कोई पूछ ले कि फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन से है, फंडामेंटल, फंडा एएस कौन से है, फंडा एएस ना, तो आप याद रखना CAG है. C से आएगा कंसिस्टेंसी, A से आएगा अकाउंटिंग पीरियड और G से आएगा गोइंग कंसर्न. कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पीरियड और गोइंग कंसर्न. ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है. फंडामेंटल एएस, ठीक है. मुझे एकदम से याद आया तो मुझे लगा बता देना चाहिए. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ डेफिनेशन है. नीचे जो एग्जाम्पल्स लिखे गए ना, मार्च 2017 और ये एग्जाम्पल लिखे गए, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लेना, वैसे जरूरत नहीं है. सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. अगर आप थोड़े से भी साउंड माइंड हो तो आप आइडिया लगा लोगे. अगर आप पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है. सिंपल एनसीईआरटी है और कुछ नहीं, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं भाई. बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के बेसिस क्या हो सकते हैं? 2 तरह के बेसिस हो सकते हैं. कैश बेसिस हो सकता है, एक्रूअल बेसिस हो सकता है. मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है. अंडर द कैश बेसिस, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. सिंपल है. ये वो बेसिस है जिसमें बस कैश आया तो काउंट करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे. अक्रूअल बेसिस ये है जब वो रियलाइज हो जाता है. अक्रूअल बेसिस जो है रियलाइज हो जाता है, ठीक है. मैं ऊपर पढ़ा चुका हूँ आपको, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है. सारा पढ़ लेते हैं, मजा आएगा. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द टाइमिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है. देयर कैन बी ए ब्रॉड अप्रोचेस टू अकाउंटिंग. देयर आर कैश बेसिस और कैश बेसिस क्या कहता है? जब पैसा आया जेब में तब मानेंगे हम उस ट्रांजेक्शन को, या गया जेब से तब मानेंगे उस ट्रांजेक्शन को, अदरवाइज नहीं. इफ द, अब देखो फॉर एग्जांपल कह रहा है, इफ द ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2014 इज पेड इन द जनवरी 2015 इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट इन द जनवरी 2015, ठीक है. और मैंने ऊपर बताया कौन सा कंसेप्ट बताया था अभी आपको. एक कंसेप्ट बताया था रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है. रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम कैश बेसिस को फॉलो नहीं करने वाले, हम किसको फॉलो करने वाले, एक्रूअल बेसिस को। एक्रूअल बेसिस जो क्या होता है वो यही होता है कि अगर मान लो दिसंबर का रेंट था और मैंने जनवरी में दिया है, तो वो बुक ऑफ अकाउंट में किस में आएगा, वो दिसंबर में आएगा भाई, जनवरी में नहीं आएगा, ठीक है। वो पुराने जो जिस पीरियड का था वो उसी का आएगा। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन मंथ ऑफ जनवरी वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द जनवरी बट से इन अप्रैल व्हेन द पेमेंट ऑफ सेम इज द रिसीव्ड। ऐसा नहीं कि उसको, मतलब ये तो कैश की एग्जांपल दे रहा है। अब अंडर द एक्रूअल बेसिस ये पढ़ लेते हैं बस। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर द रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर देन वे दे आर पेड। पेमेंट की बात ही नहीं है कहते हैं एक्रूअल में। एक्रूअल मतलब जिस दिन ड्यू हो गया ना, बस उसी दिन को रिकॉर्ड करना है। और अपने कंसेप्ट भी इसी का पढ़ के आए, एक्रूअल बेसिस पे करते हैं अपने अकाउंटिंग इंडिया में। इंडिया में क्या, लगभग हर जगह ही, ठीक है। अब बताइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एएस, इसे बोलते हैं एएस। अब देखो एएस है ना, एएस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अपने इतने बारे में पढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये बुक में दिया नहीं हुआ है शायद अच्छे से ना, इतने अच्छे से नहीं दिया हुआ, मैंने इसको काफ़ी ठीक ठाक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये लेक्चर खत्म ही होने वाला है भाई, छोटा सा लेक्चर रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर लेंगे अभी। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, देखो ऊपर पढ़े थे वो कंसेप्ट्स थे भाई, ठीक है। पहली बात तो वो क्या थे, कंसेप्ट्स थे, कन्वेंशंस थे, पोस्टुलेट्स थे, जो भी था, मीनिंग और पर्पस। एएस आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बॉडी लाइक आईसीआई, ठीक है, ऑल इंडिया चार्टेड अथॉरिटी, सॉरी, इंडियन चार्टेड अकाउंटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीआई, दैट स्पेसिफाइज अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंट। कहते हैं कि इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए। मैं ना पीछे एक चीज़ बढ़ा चुका हूँ आपको, RUC, ठीक है, RUC, रिलायबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसका जरूरत क्या है, मतलब ट्रू एंड फेयर होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सबको बताया। अब देखो क्या हुआ, जो ICAI ये था ना, इन्होंने 1977 में एएस बनाए, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। और बोर्ड जो बना ना ASB, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो बना था कब, 1977 में ये बोर्ड बना था, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने थे 1977 में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ना इंटरनेशनल कुछ और ही चल रहा था, उसका नाम था इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS, ठीक है, IFRS चल रहे थे। IFRS आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। ये किए थे IASB ने डेवलप किए थे भाई, बेस्ड इन लंदन, लंदन में था, लंदन में है ये, IFRS कर दिए। अब इंडिया में भी देखना क्या क्या होता है, मैं बता दूंगा, थोड़ा लिखा होगा नहीं तो इसके अंदर। तो देखो, इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IASC। देखो पहले होता था IASC, ठीक है, फिर आ गया था IASB, ठीक है। ये 1972 में बना था शायद, ठीक है, ये 1972 में बना था IASB, और सॉरी IASC, और ये था 1900, ये 77 में बना था और ये 72 में बना था, ठीक है। तो इस कमेटी ने पहले IAS को कहते हैं कि IFRS से रिप्लेस कर दो, ठीक है। 2001 में IASB टुक ओवर फ्रॉम IASC एंड बिगन इशूइंग IFRS। इन्होंने 2001 में अपना लिया किसको, IFRS को, ठीक है। 140 कंट्रीज को यूज करती थी। अब देखो इंडिया ने क्यों नहीं अपनाया, या इंडिया ने अपनाया नहीं अपनाया, मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि इसकी जरूरत क्यों थी, सिंपल बात है, हमने ग्लोबल मार्केट को कंपैरिजन करना है, हमने यहाँ की टेलीकॉम कंपनी को अमेरिका की टेलीकॉम कंपनी से कंपैरिजन करना है। तो अगर स्टैंडर्ड्स ही सेम नहीं होंगे, रिपोर्ट्स ही सेम नहीं होंगी, तो हम कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो इसलिए कुछ कंट्रीज ने इसको इंक्लूड कर लिया कि IFRS करेंगे। बट इसमें एक इशू था, वो भारत की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग थे नहीं, ठीक है। इंडिया में भी इसकी बात उठी थी, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग IFRS नहीं थे, इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग नहीं थे IFRS। इंडिया में जो इकोनॉमी है, जो टाइप ऑफ जो मेथड्स फॉलो होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो इंडिया ने क्या किया, अपने ही AS बना लिए, उसको बोला इंड AS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वो अपने ही बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, कन्वर्जेंस है किसके साथ, IFRS के साथ। बहुत सारी चीजें इन्होंने IFRS ले ली, और बहुत सारे पुराने जो AS थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स से वो ले ली। इनकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, PDF या एक लेक्चर ले लूंगा जिसमें सभी IFRS की डिटेल होगी और इंड AS की डिटेल होगी, ठीक है। उनको याद करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, काफी सारे हैं, 32 हैं ये लगभग, काफी लंबे चौड़े, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक ट्रायल ले लेंगे, ठीक है। तो इंड AS सिंपल है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पहले चल रहे थे, पहले जो चल रहे थे वो चल रहे थे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS, ठीक है। फिर आगे IFRS, ये इंटरनेशनली था, और भारत में फॉलो हो रहे थे AS।
अब एएस जो थे वो कन्वर्जन नहीं होते थे किसके साथ, आईएफआरएस के साथ, क्योंकि आईएफआरएस जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो हो रहा था, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया, मर्ज करके, कन्वर्ज करके किसके साथ, आईएफआरएस और एएस को अपने बना लिया, उसको बोला इंड एएस, ठीक है, इंड एएस। अब ये आइडेंटिकल नहीं है, कन्वर्ज्ड है, याद रखना। टू अलाइन इंडियन अकाउंटिंग प्रैक्टिस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, अलाइन भी हो गया, अलाइनमेंट भी हो गई और चीजें मिल भी गई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब इसमें ग्लोबल कंपेरेबिलिटी आ गई, ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी तो थी ही, ठीक है। अब देखो ईज ऑफ क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग्स, अब जैसे जो भारत की कुछ कंपनी है, जैसे मान लो एचडीएफसी में एचडीएफसी की ब्रांच अगर मान लो लंदन में भी है, तो वो क्रॉस बॉर्डर्स जो है वो कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, बेटर कंप्लायंस, ठीक है। तो ये कुछ फायदे हैं, वो आप देख लीजिए, कुछ नहीं है, मेन याद रखना है कि भारत में क्या फॉलो होता है। भारत में अभी भी एएस फॉलो होता है छोटी कंपनीज के लिए, और बड़ी के लिए क्या फॉलो होता है, इंड एएस फॉलो होता है, ठीक है। आईएफआरएस नहीं फॉलो होता, लेकिन ये जो इंड एएस है ये इसका कन्वर्जेंस ही आईएफआरएस का, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको अगले लेक्चर में बता भी दूंगा कि किस तरह से इंड एएस या आईएफआरएस यूज होता है, जितना यूजफुल होगा वो आपको बता दूंगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये था दूसरा लेक्चर, अभी तक अपने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो होगा मेजर लेक्चर, और उसका